सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वो शख्स मरे हुए के समान है जो सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल सकता है। कर्मचारी होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन जो सचिवालय का कर्मचारी होता है वो तो सरकार का दिल होता है। अभी क्या हुआ कि रीढ़ की हड्डी में गैप आना शुरू हो गया। जो रेगुलर होते थे कॉन्ट्रैक्ट वाले, पहले वो साल में 2 बार होते थे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले एक नोटिफिकेशन निकाल दी दिसंबर में 23 में कि भाई एक बार ही होगा। कहाँ से उठे हैं? और एक कर्मचारी के बेटे हैं। पर कर्मचारी का बेटा कर्मचारियों की बात नहीं सुन रहा है, ये चीज कुछ समझ में नहीं आती। अच्छी टीम नहीं मिली। अच्छा, जो उनके अराउंड लोग हैं। हमारे आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी देखो कभी हारे नहीं, मंत्री रहे, और कई बड़े बड़े मंत्री आ जाते हैं। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? नौकरी जाएगी, पेंशन नहीं लगेगी, कुछ नहीं मिलेगा, घर बैठना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि आप राजा साहब के बहुत ज्यादा करीब थे, उस तरफ से आप ज्यादा मोटिवेटेड हैं। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। एपिसोड 52 है ये। एपिसोड 52 के आज के हमारे गेस्ट हैं संजीव शर्मा जी, जो कि एचपी सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। संजीव शर्मा जी और उनकी टीम जो है पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एक मुखर आवाज बन के हमारे सामने आए हैं, और कुछ हद तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनके हक दिलाने में संजीव शर्मा जी और उनकी टीम कामयाब भी रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर चीज की आपको कीमत चुकानी पड़ती है, और वही कीमत संजीव जी और उनके कुछ मेंबर्स को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन ला दिया है। संजीव शर्मा और उनकी टीम ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हकों के लिए आवाज को बुलंद किया, लेकिन बदले में मिला प्रिविलेज मोशन। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए, आपको बहुत सारी जानकारियां इस एपिसोड में इस पूरे प्रकरण के रिगार्डिंग मिलेंगी। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शुरू करें? बिल्कुल सर। कैसे संजीव जी? बहुत बढ़िया। तहलका मचा के रखा है आपने। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये तो हम्बल हो रहे हो आप। नहीं, सच्चाई है। हमें तो कुछ और ही दिख रहा है। मालूम नहीं, पर मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें एक ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन है संजीव जी, जो कर्मचारियों के हकों के लिए एकदम बड़ी मजबूत आवाज बन के उभरे हैं, और जिनके ऊपर पूरा प्रदेश का कर्मचारी वर्ग जो है एकदम अपना कॉन्फिडेंस उनके ऊपर उन्होंने डाल दिया हुआ है। हाँ, ये कहीं ना कहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं जो कर्मचारी की आवाज उठाऊंगा। मैंने तो पहले सचिवालय के कर्मचारी की आवाज उठाई थी, लेकिन आज वो प्रदेश के कर्मचारियों की और प्रदेश के पेंशनरों की आवाज बन गई थी। ये मुझे भी पता नहीं चला कब ऐसा हो गया। लोगों को सच्चाई दिखती है आप में। ऐसा क्या किया आपने? देखिए, मैं ना सच को सच बोलता हूँ, झूठ को झूठ। कहते हैं ना, सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वो शख्स मरे हुए के समान है जो सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल सकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं उसी राह पे चलता हूँ जी। पर आज की डेट में आप ये सब चीजें कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़े गिने चुने लोग हैं जो इस लेवल पे अपनी बात को रख पाते हैं और इतनी बेबाकी के साथ रख पाते हैं। और उसमें भी फिर क्या होता है कि लोगों का एक ना स्टैंप सी लग जाती है कि ये फलाने वाली पार्टी का है, ये फलाने वाली पार्टी का है, क्योंकि सबके पास स्टैंपें रेडी हैं आपके ऊपर लगाने के लिए। कैसे कर पा रहे हो इसको इतना अनबायस्ड होके? देखिए उपदेश जी, मैं एक आपको बात बताऊं, जब से मैं कर्मचारी राजनीति में आया हूं, तो मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहा। जैसे जहां तक सचिवालय की बात है, जैसे पूर्व में श्री जयराम जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ ही मेरे अच्छे संबंध थे। उससे पहले राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ ही मेरे अच्छे संबंध थे। अभी आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, उनके साथ मेरे और भी अच्छे संबंध है। बताऊं कि पहली बार हुआ होगा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कि किसी कर्मचारी नेता की शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। ओथ सेरेमनी। बिल्कुल। आपको मालूम होगा कि जो सबसे बड़ी ओथ सेरेमनी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की हुई थी, रेज पे हुई थी। उसके बाद जो मंत्री की ओथ सेरेमनी हुई, उसमें भी 250 लोग थे, क्योंकि वो गवर्नर हाउस में हुई थी। लेकिन जो हमारी ओथ सेरेमनी हुई थी, उसमें 5-6 हजार लोग थे, और स्वयं मुख्यमंत्री उसके गवाह थे। आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, उनका तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद था, और मैं एहसानमंद हूं उनका कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी थी। क्यों बख्शी थी उन्होंने आपको इतनी इज्जत? कभी पूछा उनसे? नहीं, मालूम नहीं। मैं तो वैसे उन्होंने कहा था, मैं कहा सर, तो उन्होंने पूछा कहते आपके इलेक्शन कैसे होते हैं? तो मैंने कहा ये बड़े डेमोक्रेटिक वे से होते हैं। जब इलेक्शन हमारे हुए, 5-5 पोलिंग बूथ थे, सुबह लोग 10:30 बजे
वोटिंग शुरू हो गई थी, शाम को 4 बजे तक चली, 5 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होती है। यहाँ तक कि जो मेरा मेंबर भी होता है, जो 9 मेंबर होते हैं एसोसिएशन में, उनको भी चुन के आना पड़ता है। मैं कहा वो भी वोट लेके आते हैं। तो मैं कहा पूरे डेमो, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर तो आपकी वोट, मैं कहा जी बिल्कुल होनी चाहिए अगर आप करवा सकते हैं। तो इन द मीन टाइम क्या, वो थोड़े बीमार पड़ गए थे। जब बीमारी के बाद पहले दिन वो सचिवालय तो हमने वेलकम किया, तो उसी दिन उन्होंने पूछा कि आपकी ओथ सेरेमनी, मैं कही आपके बगैर तो होनी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 2-3 दिन के अंदर आपकी ओथ सेरेमनी कर देते। तो फिर हमारी ओथ सेरेमनी हुई जी, बहुत बड़ी हुई, लोग भी परेशान हो गए यार ओथ सेरेमनी एक कर्मचारी नेता की। तो बहुत बड़ा एहसान है उनका मेरे ऊपर। चलिए इस बारे में मैं बाद में आता हूँ, पहले थोड़ा सा शुरू से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हिमाचल में जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये पर्सन कौन है, संजीव जी हैं कौन, कहाँ से आते हैं, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा शुरू से शुरुआत करें ना। देखिए उपदेश जी, मैं तो निर्मण गांव आपने सुना होगा, एशिया का सबसे बड़ा गांव है, ब्राह्मण लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ पे। तो मैं उस गांव का हूँ, एक छोटा सा सीधा साधा संजीव कुमार। तो मेरा जो बचपन भी है वो गांव में भी था, और जो हमारा बचपन भी था, कई बार मेरे बेटे पूछते हैं बच्चे, तो जब मैं उनको भाई हम तो टॉयलेट भी बाहर जाया करते थे, बोतल लेके जाया करते थे, तो बच्चे विश्वास नहीं करते कि आप टॉयलेट बाहर जाते थे या ये सब, क्योंकि जब ये लोग पैदा हुए तो इनके पास तो मोबाइल था जी। हमने तो मोबाइल भी फिर देखो ना 90 में 98 में 99 में तब देखा मोबाइल, जब आया मोबाइल 98 में। तो इन लोगों को विश्वास नहीं होता हमारे बच्चों को जी। तो हमने जो देखा है किस तरह से चेंजिंग आई, जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो ये शायद ये बच्चे नहीं देख पाएंगे जी। अब फोन हमारे टाइम में, टीवी के लिए एंटीना हो, हमने वो सब देखा है। यार दोस्त हमारा जो खेल होते थे यही तो होते थे, ज़्यादा कबड्डी, वॉलीबॉल, या ये उसको गुंगड़ी बोलते थे, या फिर गुल्ली डंडा, इस तरह के तुम्हारे खेल होते थे जी, है ना। मुझे तो याद है कि मेरे एक ताया जी के लड़के हैं, वो थापर से पढ़ते थे, इंजीनियरिंग उन्होंने वहाँ से की है। तो उन्होंने पहली बार मेरे को बॉल लाया था जी। अच्छा। सब 6-7 पे पढ़ता था मैं। तो सारे जो मेरे यार दोस्त थे वो बॉल से फुटबॉल खेलने लगे जी, फुटबॉल भी होता है। तो हमने तो वो जीवन देखा है जी। फिर उसके बाद जैसे ही नौकरी लगी तो क्या हुआ कि 89 में मेरी नौकरी लगी, तो 90 में 86 का स्केल मिला था। आपने क्वालिफिकेशन क्या की थी? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ जी। कहाँ से? हिमाचल से है जी। तो जब 89 में जॉब लगी तो 90 में एक धरना हुआ जी। यहाँ से पंजाब के साथ हम जुड़े हैं पे स्केल के लिए। तो क्लर्क को जो है 950-1800 का स्केल दिया गया था। तो हमारे जो स्टेट के एनजीओ के होते थे, मैं तब हॉर्टिकल्चर में होता था, सचिवालय में नहीं था जी। तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते थे गंगा सिंह ठाकुर जी, तो वो एनजीओ के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने, और जो हमारे हॉर्टिकल्चर में था, तो हमारे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो मिस्टर चंदेल जी हुआ करते थे। तो यहाँ से 22 बसें जो है पंजाब गई, चंडीगढ़। तो वहाँ पे परेड ग्राउंड में हम इकट्ठे हुए, और नई नई नौकरी लगी। हमने सोचा ठीक है चंडीगढ़ घूम के आ जाते हैं। तो वहाँ गए, चंडीगढ़ में परेड ग्राउंड में सारे लोग इकट्ठे हो गए। जो वहाँ की जो महिला थी, कर्मचारी थी, एक महिला कर्मचारी ने 5-5 लोगों का ब्रेकफास्ट लाया था, पूरी छोले। तो वो खाया, वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में। वहाँ से हम फिर जो है ना जुलूस की शक्ल में गवर्नर हाउस के गए चंडीगढ़ में। जैसे ही गवर्नर हाउस के वहाँ गए तो वहाँ पे रोक दिया गया बैरिकेड से। तो फिर कर्मचारी इतने लोग थे, पता नहीं हजारों की संख्या में, और बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसने लगे। वहाँ पे पानी की बुछारें शुरू हो गई, लाठियाँ शुरू हो गई। तो हमने देखा लाठियाँ पड़ रही है, तो एक हल्की सी लाठी पड़ी और मैं भाग गया वहाँ से। एक मेरे साथ कोई और था दोस्त, भागे। तो वहाँ से रिक्शा लिया और एक कृष्ण कन्हैया फिल्म लगी थी। अच्छा। तो फिल्म देखी। फिर शाम को पता नहीं क्या हुआ होगा, लाठी चार्ज, हमें क्या मतलब है उससे, थोड़ी बहुत लाठी खा ली एक छोटी सी, भागे। तो उसके बाद 4 बजे की बस एक कसौली को जाती थी। कसौली मेरे सिस्टर रहते थे, मेरे जी वहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में थे। तो मैंने कहा कि आगे नेक्स्ट डे फ्राइडे था, सेकंड सैटरडे संडे की छुट्टी थी, मैं कहा वहाँ चले जाता हूँ। दूसरे दिन जब मैं देखा कसौली में कि पेपर में आया कि भी काफ़ी लोग घायल हुए, ये है वो है वहाँ पे कर्मचारी उसमें, तो मैंने भी पढ़ा और मैंने फट से पहले तो फ़ोन कर दिया। लैंडलाइन में जाना पड़ा वहाँ पे एक्सचेंज में, फिर ऑफिस फ़ोन किया। फिर चंदेल जी बड़े खुश हो गए, कहते अच्छा तुम ठीक हो, क्या हुआ? मैं कहा जी मुझे भी लाठी पड़ी थी थोड़ा। कहते तू अपना ख्याल रख। मैं कहा जी मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, तुम मंडे तक। नहीं तू मंडे भी रहने दे। कहते तू अपना ख्याल रख, बस कोई ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है? मैं कहा हाँ थोड़ी बहुत चोट लगी है जी, जबकि चोट वोट ज़्यादा नहीं लगी थी। सच्चाई ये थी। बाद में क्या हुआ जी, हम वो जीत गए लड़ाई। फिर सरकार को झुकना पड़ा, पंजाब सरकार को। फिर उन्हें 1000 रुपया इनिशियल दिया क्लर्क का स्केल, और साथ में सीनियर क्लर्क के लिए 1200 का स्केल दिया। थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी। ये पंजाब सरकार वाला क्या एग्जैक्टली मैटर क्या था? ये जो
हिमाचल का पे स्केल है वो 3 चीजों से बने हैं। ठीक है। जो हमारे रूल्स हैं वो हम सेंटर के अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। जो स्केल है वो हम पंजाब के अडॉप्ट करते हैं, और जो अलाउंसेस है वो स्टेट के अपने होते हैं। अच्छा। ठीक है सर। अब जो स्केल है जो पंजाब को मिलता है वही हमारे को मिलता है, तो इसके लिए हमारे को लड़ाई फिर पंजाब के साथ लड़नी पड़ी। पंजाब वाले भी वो थे नाराज थे कि भी कम दिया क्लर्क का स्केल, 950 1800 का दिया। तो हम तो मांग तो 1200 का रहते, लेकिन उन्होंने 1200 फिर सीनियर क्लर्क का दिया, 5 साल के बाद सीनियर क्लर्क बनेगा, और 950 की जगह उन्होंने 1000 रुपया दिया, यानी कि 50 रुपए की बढ़ोतरी, और उसकी विक्ट्री रैली निकालेगी अच्छा। सब्जी मंडी में। बाद में जब फिर मंडे को आया सब लोग मेरे पास आ गए, पूछने लगे संजीव जी क्या हो। मैं कहा ठीक है जी, बस चोट लगी थी थोड़ी बहुत। और जब सब्जी मंडी में विक्ट्री रैली हुई, मैं वहां तो गया नहीं, मैं दूर से देखता रहा। वहां पे सम्मानित कर रहे हैं कि जी 5-6 लोगों को घायल हुए थे वहां पे, और उनको सम्मानित कर रहे हैं। उसमें मेरा नाम भी लिया गया। फिर मुझे अपने ऊपर ना बड़ा वो हुआ, गुस्सा आया कि देख यार, मैं तो पिक्चर देख रहा था, मेरे को यहाँ इतना मान सम्मान दे रहे हैं, मैं वहां तो गया नहीं स्टेज पे। फिर उस दिन मैंने ठान ली कि नहीं, अब मैं कर्मचारी के लिए लड़ूंगा, जिसने इतना मान सम्मान दिया। गिल्ट आ गई आपको अंदर? बहुत गिल्ट, अंदर से बहुत गिल्टी फील किया मैंने कि नहीं यार देखो, यहाँ पे नाम लिया जा रहा मेरा, इतनी भारी जनता में। वहाँ सब्जी मंडी है, वहीं पे ही रैलियां हुआ करती थी कर्मचारियों की, शिमला में। अच्छा। सब्जी मंडी में जो भी रैली होती थी कर्मचारी की, चाहे वो विक्ट्री हो चाहे रोस्ट रैली हो, एनजीओ वाले वहाँ किए करते थे। तो मैं ऊपर वहाँ पे एक शेर पंजाब है कि वहाँ की एक पौड़ी में चुपचाप खड़ा नाम सुनता रहा, और अपने आप को मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि देखो यार, मैंने तो पिक्चर देखी। तो वो दिन मेरी लाइफ का ट्रेड यूनियन बनने का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे एक डायरेक्टर होते थे श्रीवास्तव, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। फिर उनकी रिटायरमेंट थी। तो रिटायरमेंट पे नेचुरली जो वहाँ के लीडर लोग होते थे वो देते। फिर मैंने उस दिन कहा अपने जो मेरे लीडर थे कि जिस दिन मैं स्पीच दूंगा रिटायरमेंट पे, तो मैंने स्पीच दी। तो जो स्पीच थी वो लोगों को बड़ी अच्छी लगी। क्या थी? तो मैंने उन्होंने उसमें कहा था स्पीच में कि ये जब श्रीवास्तव जी जब डायरेक्टर बन के यहाँ आए, तो सबसे पहले उन्होंने उन अलमारी की चाबी मांगी जिसमें लोगों की प्रमोशन की फाइलें पड़ी हुई थी। अच्छा। इस तरह से जब स्पीच दी, पहली बार स्पीच दी, तो लोगों को अच्छी लगी, वाह मिली। उसके बाद फिर वो दौर चलता रहा। उसके बाद क्या होता है कि 99 में सचिवालय में कुछ पोस्टें आती है, हमारे को डेपुटेशन पे लिया, तो उसके लिए टेस्ट हुआ वहाँ पे। तो हमने भी टेस्ट दिया। मैं कहा ठीक है सचिवालय में जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है और थोड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है। पहले तो सोचा कि नहीं यार, अगर मैं वहाँ गया तो फिर मैं एनजीओज का लीडर नहीं बन पाऊंगा। एनजीओज का लीडर तो बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे आपने नाम सुना होगा गोपाल दास वर्मा जी, गंगा सिंह ठाकुर जी, सुभाष शर्मा जी, इस तरह के बड़े बड़े नाम थे। लक्ष्मी सिंह मचान तो फिर वहीं थे, हमारे लीडर बने, प्रेसिडेंट बने, बाद में एनजीओज के रहे। लेकिन जब मैं हॉर्टिकल्चर में था तो वो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, तो मैं उनके साथ भी जुड़ा वहाँ पे। फिर जब 99 में सचिवालय में पोस्टें निकली डेपुटेशन, फिर मैं वहाँ पे आ गया, और 2000 में हम वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। फिर 2003 में मैंने वहाँ पे पहला इलेक्शन लड़ा। अब मैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में तो मैं जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करता था, 25-30 हज़ार लोगों को रिप्रेजेंट करता था एक तरह से। लेकिन वहाँ पे मुझे मेंबर से लड़ना पड़ा इलेक्शन। एक सिंपली मेंबर। तो मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया मेंबर। उसके बाद मैं लगातार 5 इलेक्शन जीतता गया। 5 इलेक्शन कंटिन्यूसली अलग अलग पोस्ट पे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन जो छठा इलेक्शन मेरा प्रेसिडेंट का था उसमें मैं हार गया। फिर छठा हारने के बाद 7वां 8वां मैंने फिर प्रेसिडेंट का लड़ा, वो मैं जीत गया। 9वां फिर हार गया, और 10वां फिर प्रेसिडेंट का लड़ा, फिर मैं जीत गया। यानी कि मैंने सचिवालय में 10 इलेक्शन लड़े, 10 में से मैंने 8 जीते। 2 हारे हैं सिर्फ। 2 हारे हैं सिर्फ। बहुत बड़ी बात। पर लोगों के लिए मेरा रहता था, जील रहती थी कि नहीं जो मर्जी हो, अगर दिन में मैं 5 लोगों के काम आऊं तो मुझे लगता था शाम को जब खाना कि नहीं आज कुछ किसी काम आया मैं। तो ये मेरी शुरू से रहती थी जी, पॉजिटिव बिल्कुल, कि मैं लोगों के काम आ सकूं। मैं अब भी कई बार जब मुझे पता चलता है कि मेरे गांव से कोई बीमार है आईजीएमसी में, तो मेरा प्रयास रहता है कि रात को 8-9 बजे उससे मिलने जाया जाए। अभी भी क्या हुआ कि मैं कोई हॉस्पिटल जा रहा था किसी को पूछने, तो वहां पे उस दिन माननीय मुख्यमंत्री एकदम से आ गए। उनके थोड़ा तबीयत खराब हो रही थी, इधर से हमारा ही प्रकरण चला था कुछ दिन पहले की बात। तो जैसे ही वो आए तो मैं भी सामने था, तो मैंने नमस्कार किया उनको। उन्होंने पूछा क्या हाल है संजीव? मैं कहा हम तो ठीक है, बस आप ठीक रहने चाहिए। तो वो इसीलिए था कि मुझे पता चला कि मेरे कोई हैं जानने वाले गांव से, तो मैं चले जाया करता हूँ पूछने। मेरा मानना है कि जी अगर आप हॉस्पिटल और या शमशान घाट जाओगे तो आदमी कहीं ना कहीं फिर शमशान घाट गया तब उसको लगता ही नहीं यार काय को हम बना रहे, काय को ये फरेब करता है आदमी, होड़ लगी है कमाने की, यही रह जाता सब कुछ।
कम से कम वहां पे कुछ घंटे के लिए तो ये अंदर आपके अंदर ये चीज आती है। सेटिस्फेक्शन। बात करते हैं वहां की जहां हमने छोड़ी थी कि आपकी ओथ सेरेमनी भी हो गई और अच्छे से। मेरा सवाल आपसे सिंपल सा है, आप हमें ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो इसको सिंपल भाषा में बताइए कि ये क्यों शुरू हुआ और क्या क्या रीजंस हैं और अभी क्या करंट सिचुएशन है। जैसे कि मैंने कहा कि ओथ सेरेमनी हुई, फिर लोगों में एक मैसेज गया यार ये तो मुख्यमंत्री के बहुत करीब है, ओथ सेरेमनी होगी, तो फिर उनको मेरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। अच्छा। मेरे कर्मचारियों को तो वो नेचुरल जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो अगर आप उस पर खरा ना उतरे हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशा आ जाएगी। तो कुछ फिर मेरे पास लोग आने लगे काम के लिए, प्रेशर भी हो जाता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है, बट नेचुरल है। तो जब काम के लिए आने लगे तो मैं माननीय मुख्यमंत्री पास जाना, तो देखा कि माननीय मुख्यमंत्री बोलते तो थे पर वो आगे काम एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, कोई भी काम नहीं हो रहा था। छोटी छोटी डिमांडें थी, जैसे कि हमारा कोई सेक्रेटरी पे है, हमारे साथ गवर्नर सेक्रेटरीट, कमीशन, लोकायुक्त ये लोग भी जुड़े हैं। हमें तो सेक्रेटरी पे मिल गई पर इन्हें नहीं मिली अभी, तो वो था। और सचिवालय में 350 पद क्लरिकल के खाली थे, वो नहीं भरे जा रहे थे। अभी भी खाली है? अभी भी खाली है 350 पद। हाँ, और एक पोस्ट कोड है 962, उसमें 82 लोग आने थे, उनकी सारी फॉर्मेलिटी हो गई थी। सिर्फ जैसे वो 918 एक पोस्ट कोड थी, उनको जीओ लगा दिए हैं कंडीशनली, तो हम बोलते रहे कि जो 82 लोग हैं उनको भी लगा दिया जाए, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर और छोटी छोटी डिमांड्स थी हमारी, कुछ भी नहीं हो रहा था। डीए 3 किस्तें तब थी, ड्यू थी, वो नहीं मिल रही थी हमें। एरियर था, पे स्केल एरियर, आपको याद होगा कि पे स्केल एरियर दिया था गवर्नमेंट ने और डी एरियर दिया था 1/7/22 का, जो डी एरियर हमारे पर था वो दिया था 0.025% के हिसाब से, यानी कि जो वो एरियर था पे स्केल एरियर वो हमें 32 साल में मिलना था और जो डी एरियर था वो 5 साल में मिलना था। तो हम माननीय मुख्यमंत्री के पास गए, मैं कहा 32 साल में हम नहीं, वो जो रिटायरी है उनके बोते दोते वो खाएंगे उसको। मैं कहा जी ये तो कोई फॉर्मूला ही गलत है। मैं कहा इससे तो बेइज्जती होगी, प्रदेश सरकार की बेइज्जती हो रही है, प्रदेश की बेइज्जती हो रही है। तो इसी तरह जो डी एरियर है ये मैं कहा 5 साल में मिलेगा हमारे को 0.025% के हिसाब से जो आपने फॉर्मूला लगाया। तो मैं कहा 5 साल में तो 10 किस्तें और हमारे को ड्यू हो जाएगी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि नहीं, और उन्होंने उसी टाइम कहा कि इसको वापस लेते हम, और वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गई। उसके बाद में सरकार ने क्या किया कि रिटायरियों को तो दे दिया 15%, 18%, 25%, हम लोगों को नहीं दिए जो इन सर्विस में थे। तो वो एरियर भी था, बहुत सारी चीजें थी। तो लोग मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगे कि प्रधान जी आप खो क्या गया, वो आपको लगता आप तो बिक गए, यहां तक शब्द कहने लगे। एक मेरे क्लास 4 के प्रधान है, वो मेरे पास आए, कहते जी अब तो मारने शुरू कर दिया हमारे को, कहते गाली देने लगे हमारे को। कौन लोग? कि देखो जी ये एसोसिएशन करके आ रही है, कि हमारी वहाँ पे 5 एसोसिएशन है, ड्राइवर एसोसिएशन है, क्लास 4 एसोसिएशन है, पीए प्राइवेट सेक्टर एसोसिएशन है, ऑफिसर एसोसिएशन है और हमारी क्लास 3 एसोसिएशन है। आपकी एसोसिएशन का नाम? हमारा एसोसिएशन हमारे हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ। ओके, ठीक है, तो सबसे बड़ी हमारी है, और इनका जो प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन होता है 5 का, वो भी हम ही होते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी है स्ट्रेंथ में। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ 1500 लोग हैं, जिसमें गवर्नर सेक्रेटरी, हाँ जी, फिर ड्राइवर एसोसिएशन, इस तरह से अलग अलग एसोसिएशन है। जब प्रेशर पड़ने लगा तो मैं जब ब्रांच में आता था तो ब्रांच में जो मेरे साथ बैठे थे वो भी पूछने लगे कि संजीव शर्मा जी क्या हो गया आपको, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है कि जब एक बार मैं आपको बताऊं वहाँ पे ट्रिब्यूनल से कुछ लोग आ रहे थे, ट्रिब्यूनल बंद किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो वहाँ के जो लोग सचिवालय में उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा था। तो मैं लंच टाइम से अपने घर से आ रहा था तो वहाँ पे देखा मेरे कर्मचारी सारे बाहर गेट नंबर 1 पे खड़े हो गए और मेरा घेराव कर दिया। मैं कहा क्यों भाई क्या हो गया? कहते यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं, अगर वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया तो हम तो सीनियरिटी में पीछे हो जाएंगे। कहते, मैं कहा ये तो नहीं होना चाहिए। तो मैं कहा भैया तो यहाँ पे मुझे मेरा घेराव क्यों करे? कहते भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आएंगे तो फिर आप उनका घेराव करो। तो हुआ भी वैसा, जयराम जी आए, तो जयराम जी जैसे ही आए तो हमने घेराव कर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री बोले, कहते जयराम जी, आदरणीय जयराम जी, कहते संजीव शर्मा क्या हो गया? मैं कहा इन्होंने मुझे मेरा घेराव किया तो मैं आपका कर रहा हूँ। तो फिर वो हमारे को अंदर ले गए। तो अंदर जब बात हुई तो उनको मैंने समझाया कि इससे, मैं कहा इसके क्या परिणाम होंगे, क्या रिप्रिकॉशंस होंगे, वो इससे नुकसान होगा यहाँ कर में। फिर वो माना, फिर उन्होंने हमारे को, हम उनको यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं किया। क्या नुकसान होने थे उसके? वो जो हमारे लोग थे, जैसे वहाँ से सेक्शन अफसर कोई आ जाएगा वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जो हमारा सीनियर असिस्टेंट है उसने अगर उस सेक्शन अफसर बनना होगा तो वो नहीं बनना था, कहीं तो हो सकता है कि भाई वैसे ही रिटायर हो जाए फिर सीनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। तो इस तरह से सीनियरिटी में बहुत फर्क पड़ जाएगा, प्रमोशन पे बेसिकली उसका फर्क पड़ना था। तो वो माने। इसी तरह एक बार मैं बताऊं, वो भी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ जब 3 मंत्री की ओथ हुई थी। राजेंद्र गर्ग जी,
जो घुमारवी वाले हैं, तुकराम चौधरी जी और राकेश पठानिया जी, हाँ, हुई थी। वो ऊपर ओथ ले रहे थे, अपने नीचे जो है नारे लगा रहे थे सचिवालय में, और बाद में हमने गेट बंद कर दिया था। होता क्या है कि जब मंत्री ओथ लेते तो वो सचिवालय आते हैं, उनको जो कमरे अलॉट हुए होते हैं वहाँ बैठते हैं, लेकिन हमने गेट बंद कर रखा था, उनको जो है ना पीटर ऑफ जाना पड़ा था शाम को, बल्कि मुझे वहाँ बुलाया। वहाँ पे दिन में तो ये हालात थी कि हो सकता मैं अंदर कर देते, लेकिन हमने हिम्मत रखी। हमने इसलिए गेट बंद किया था, कोविड का टाइम था। एक गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन डाली थी कि जहां कोविड का कोई केस आएगा तो 2 दिन के लिए वो बंद होएगा। तो हमारे पहली रात वहां पे 6 बजे सीएम ऑफिस में 2 लोग कोविड के पॉजिटिव आए थे, लेकिन वहां सुबह 9:30 बजे तक जो है सैनिटाइज तक नहीं किया गया था, इसलिए रोज तो हमने फिर गेट बंद कर दिया था। तो ऐसी ऐसी चीजें हमने की थी, तो लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत थी। अब क्या कि ओथ लेने की वजह से मेरे ऊपर थप्पा लग गया। एक सेकंड, जब आपने ये चीज किया था उस टाइम की गवर्नमेंट आपके एंटी नहीं हुई थी? हुई थी सर, एंटी हुई थी, पर उन्होंने भी इस तरह की चीज नहीं ली जो इस बार हुआ कि मेमो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उस टाइम कुछ धमकियां नहीं आई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब हमने अपनी बात रखी, देखो ना, संवाद से तो बड़ी बड़ी चीजें हल होती है। जब बात रखी तो वो हल हो गई थी बात, उनको भी लगा कि नहीं यार अपनी जगह ये लोग सही है। तो वैसे ही फिर जब अभी मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा कि तब तो आप वो संजीव कहाँ हो गया, वो संजीव कहाँ गुम हो गया। फिर जब मैं ब्रांच में आता था तो ब्रांच वाले भी बोल देते थे, कहते संजीव जी क्या हो गया, कहते बाहर चलो, कहते ना डीए दिया 15 अगस्त को, कुछ नहीं दिया। हालांकि मैं 12 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला कि मुझे आपको कुछ ना कुछ दे देना चाहिए इस बार। बोला क्या? बोला डीए की किस्त। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा इस बार पता चला कि आप अपने ससुराल जा रहे हैं। वैसे तो प्रथा है कि ससुराल वाले जुआई को खाली हाथ नहीं छोड़ते हैं। अब आपने व्यवस्था परिवर्तन का नारा लगाया है तो क्यों ना आप उल्टा, मैं इस बात ससुराल वालों कुछ तो दे के आना। कहते बोला क्या देना है? मैं कहा 4% डीए दे के आना। बोला नहीं कुछ हालत तो ठीक रही है। मैं कहा देखिए देना पड़ेगा आपको, लोगों में बहुत निराशा है, बहुत हताश है लोग, कर्मचारी लोग, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। कहते मैं देखता हूँ, कोई नहीं। तो जब 15 अगस्त को कुछ नहीं मिला फिर तो और प्रेशर मेरे ऊपर पड़ गया। कहते जी अब नहीं संजीव शर्मा जी। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, एक तरफ तो मेरे ऊपर एहसान है माननीय मुख्यमंत्री का कि मेरी ओथ सेरेमनी कराई, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। दूसरी तरफ मेरा फर्ज है जिनने मुझे अध्यक्ष बनाया। हाँ, जो एक तरफ हाँ जी वही ना जी, एक तरफ तो मेरा जो प्यार, मेरा जो अच्छे संबंध है माननीय मुख्य तरफ, दूसरी तरफ मेरे जो कर्तव्य बोलता था कि नहीं आवाज तो उठानी पड़ेगी। तो फिर मुझे लगा कि भाई अगर मैं अध्यक्ष बनाऊं, अगर मेरे अच्छे संबंध है माननीय मुख्यमंत्री से, अगर मेरी ओथ सेरेमनी हुई, कैसे हुई? जब मैं अध्यक्ष बना। अध्यक्ष किसने बनाया? इन लोगों ने, कर्मचारी ने। इसलिए मेरी जवाबदेही कर्मचारियों की तरफ होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने वो जो इंसान था उसको दरकिनार करते, जो मेरे अच्छे संबंध थे माननीय मुख्यमंत्री के, उनको दरकिनार करते हुए, अपने कर्मचारी की भावनाओं को सम्मान देते हुए, उनकी भावनाओं को समझते हुए हमने डिसाइड किया कि हम जो है 17 अगस्त को एक अपना मीटिंग करेंगे 5वें स्टेशन। उसमें बेसिकली आपने अपने कर्तव्य को प्रायोरिटी रखा। बिल्कुल, आप उस वाले जोन में नहीं गए कि अब मेरे सीएम साहब के साथ अच्छी सेटिंग है, अच्छी संबंध है, बिल्कुल उनके साथ है, अच्छे संबंध तो क्यों मैं खराब करूं? हाँ बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनका अगर इस तरीके से किसी, चलिए सीएम तो बहुत बड़ा पोस्ट हो गया, बहुत बड़ी पोस्ट होती, मंत्री के साथ भी अगर या एमएलए के साथ भी किसी के साथ अच्छी संबंध हो, बिल्कुल वो नहीं चाहता कि वो बिगाड़े, उसको लगता है कि और क्या फायदा उठा लूं या क्या अपना वो कर लूं। ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। यस सर। और आप कह रहे हो कि मैंने सीएम, मुख्यमंत्री से अच्छे संबंध थे मेरे, मंत्रियों से अच्छे संबंध है, एमएलए से अच्छे, यहाँ तक कि मुख्य सचिव से अच्छे संबंध रहे, अभी नहीं पहले से ही। मैं आपको बताऊं, बीके अग्रवाल जी हैं पूर्व मुख्य सचिव, उनसे मेरी आज भी बात होती है। एक उससे पहले पूर्व मुख्य सचिव बाल्दी जी थे, एसके बाल्दी जी हैं, वो भी रहे मुख्य सचिव, उनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध, मुझको छोटा भाई मानते हैं। आदरणीय खाची जी हैं, मुख्य सचिव रहे हैं पहले, और आदरणीय फारका जी है, सबके साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध है जितने भी रहे मुख्य सचिव। तो अभी भी सक्सेना साहब के साथ मेरे अच्छे संबंध बन रहे थे, वो भी वो सेरेमनी में आए थे। लेकिन मैंने उन संबंधों को दरकिनार करते हुए अपने कर्मचारी को प्रायोरिटी दी। अदरवाइज मैं तो अच्छी जगह बैठा था, मुख्यमंत्री कार्यालय में था, अच्छे संबंध थे, सब जानते थे जो भी। लेकिन अब जो मेरे को लगा मुझे अपने कर्मचारी की भावनाओं को मान सम्मान देना चाहिए, कर्तव्य को मैंने प्रायोरिटी दी। फिर हमने 17 अगस्त को अपन आपस में मीटिंग बुलाई 5वें स्टेशन में, और उसमें सबने एक मत से कहा कि नहीं हम तो जनरल हाउस करेंगे, रोष व्यक्त करेंगे 21 तारीख को। तो मैं कहा ठीक है 21 तारीख को रोष व्यक्त करेंगे। तो 21 तारीख को जब रोष व्यक्त किया, उसमें पहले जो थे वक्ता, आपने सुना होगा क्लास 4 के, उन्होंने बोला। फिर ड्राइवर स्टेशन के हमारे
अमर जी थे प्रधान, उसके बाद पीए प्राइवेट सेक्रेटरी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे चंदेल जी, उनको आपने सुन लिया होगा। उसके बाद ऑफिसर एसोसिएशन गीता जी थी, और मैं बाद में मेरी बारी आई, मेरा भी आपने सुना। लास्ट में, सबसे लास्ट में आप ही आए थे ना? मैं लास्ट, यू वर द शो स्टॉपर उस टाइम पे, जैसे। बिल्कुल शो स्टॉपर ही समझो आप। तो उसके जो परिणाम आए, दूसरे दिन मुझे एडवाइजर साहब ने बुला दिया कि माननीय मुख्यमंत्री तो महोदय तो आपसे नाराज हो गए। मैं कहा क्यों नाराज हो गए, क्योंकि मैंने गाली वाली तो नहीं दी। मैं कहा वो जो जनरल हाउस होता है, हालांकि उससे पहले मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया था 19 तारीख को, अच्छा। कि अगर हो सके तो जनरल हाउस पर टाल दो। मैं कहा सर ये तो नहीं टाला जा सकता है, जब वो एक डिसाइड हो गया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ। उनको भी जानते, वो भी जानते थे कि भी जनरल हाउस, और वाकई मेरा भी कभी मंशा नहीं रही कि मैं जितनी बार भी, इससे पहले भी सरकार रही, इस तरह की हमने कभी, क्योंकि जो सचिवालय सबसे लास्ट में बाहर आता है। ये जो मांगे थी ये तो एनजीओ की हुआ करती थी, जो इनके जो प्रेसिडेंट एनजीओ होती है पूरे प्रदेश के कर्मचारी के, लेकिन आज की डेट में एनजीओ है नहीं, कई धड़े बने हैं, किसी को रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, इसीलिए हमारे ऊपर प्रेशर आ गया। अच्छा। क्योंकि ये पहले जो डिमांड हुआ करती थी डीए एरियर या एरियर, तो ये जो एनजीओ की हुआ करती थी, हमारी तो सचिवालय की अपनी डिमांड्स होती थी। अब आज क्या हुआ, कोई है नहीं एनजीओ का कोई लीडर, किसी को मान्यता दी नहीं है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, ऊपर से 2-3 गुट बने हैं, तो पूरे प्रदेश का प्रेशर हमारे ऊपर आ गया। क्योंकि हम भी इन डिमांडों के लिए तो तब आते थे जब ये एनजीओ जो ना फेल हो जाती थी, सारे एनजीओ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बाहर आ जाएगा, हेल्थ बाहर आ जाएगा, पीडब्ल्यूडी बाहर आ जाएगा, तब सबसे लास्ट में सचिवालय बाहर आता था। सचिवालय बाहर आने का मतलब मांग मान ली जाती थी। मैं इसको अगर दूसरे उसमें देखूं कि आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने किसी को भी वो नहीं किया, मान्यता नहीं दी है, ऐसा तो नहीं था कि जिनको ओथ सेरेमनी करा के अपने पास बिठा के रखा हुआ था, कि इस तरीके से रखा था कि भाई बैठे रहना, अब ये तो मैं नहीं कह सकता जी, क्योंकि मुझे तो अपने कर्तव्य का फिर पालन करना था। और 21 तारीख को जैसे वो जनरल हाउस हुआ, तो दूसरे दिन 22 तारीख को मुझे बुला दिया गया। अच्छा। जो मीडिया एडवाइजर है श्री नरेश चौहान जी, तो उन्होंने कहा, कहते जी माननीय मुख्यमंत्री तो आपसे नाराज है। तो मैंने उनको बात कही कि मैं कहा जी आपने मेरी स्पीच सुनी, उसमें मैंने किसी को गाली दी, ठीक है कुछ मुद्दे तो उठाने पड़ते, वहाँ पे अब आप जिंदाबाद के नारे तो लगा नहीं सकते जब रोज करते हैं, कुछ न कुछ तो बोलना पड़ता है। मेरे से पहले वाले जो वक्ता थे जिन्होंने बोला, तो मेरे ऊपर तो वैसे ही प्रेशर आ गया, तो फिर मुझे भी कुछ ना बोलना था, नहीं तो फिर मेरे ऊपर टैग लग जाना था, देखो जी प्रधान जी ने कुछ नहीं बोला, इससे ज्यादा तो इन्होंने बोला। जो टेकचंद जी है क्लास 4 के प्रेसिडेंट, या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, प्रधान जी ने कुछ, फिर मुझे भी कुछ बोला, पर फिर भी मैंने अपनी मर्यादा रखते हुए, भाषा में मर्यादा रखते हुए कुछ ऐसा नहीं बोला था। तो फिर वो भी समझ गए कि भाई ठीक है, जो कुछ वो थी बीच में दूरियां थी कि भी क्या हुआ, वो मैंने सारा उनको क्लैरिफाई कर दिया था। लेकिन क्या होता है कि शाम के टाइम एक मंत्री महोदय एक बयान दे देते हैं। उससे पहले मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चीजें बहुत हैं बात करने के लिए। मैं थोड़ा लेयर बाय लेयर बात करना चाह रहा हूँ, और जितना आप कंफर्टेबल हो। नहीं हम तो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप भी एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, सो आई डोंट वांट कि चीजें उस तरीके से हो, बट जितना आप कंफर्टेबल हो आप उतना बताएं, बिल्कुल जो आपको सही लगे। और मुझे बस ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मुझे बोलना पड़ा, और मुझे भी ऑब्वियसली मेरे ऊपर भी प्रेशर था, चीजें मुझे भी करना था, अपना कर्तव्य का पालन करना था, तैयारी तो आप भी पूरी करके आए थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब जो चीजें आपने बोली हैं उस दिन पे, जो कच्चे चिट्ठे आपने खोले हैं, जो भी खोले हैं, तैयारी तो आपकी भी पूरी थी। ये कच्चे चिट्ठे नहीं तो सच्चाई थी। हमने कहा कि 2 कमरे जो बन रहे मंत्रियों के, 2 महीने पहले उनकी माननीय मुख्यमंत्री जो उसकी इनॉग्रेशन करते बिल्डिंग के, और 2 महीने के बाद उसमें जो ना रेनोवेशन शुरू हो जाती है, वो भी लाखों की रेनोवेशन, वो चीज हमने बताई। क्या था ये मामला? 2 मंत्री, नई बिल्डिंग एक बनी है फेज 4 वहां पे। ठीक है। वैसे क्या होता है, जो मंत्री है वो नीचे बिल्डिंग में बैठते थे, एक होता है सचिवालय में जहाँ सेक्रेटरीज बैठते हैं, एक होता है मंत्रालय जहाँ मंत्री लोग बैठते हैं। अब जो सचिवालय है वहां पे एक और बिल्डिंग बन गई। वैसे तो सचिवालय में सेक्रेटरीज बैठते हैं, उनके लिए वो बनाए जाते हैं कमरे, या वो स्टाफ बैठता है, हम लोग बैठते हैं। लेकिन 2 मंत्री ने वहां बैठना शुरू कर दिया कि हम तो यहाँ बैठेंगे। अब वहां बैठेंगे तो उन्होंने रेनोवेशन शुरू करवा दी अपने लिए, और रेनोवेशन भी लाखों की जो आपने सुन रखा है ना। वो हमने कहा भी क्यों रेनोवेशन करा रहे आप? तो हमने कहा भी आपको तो मंत्रालय जो नीचे है वहां पे अभी तो चलो 9 मंत्री हैं, एक समय था वहां पे 24 मंत्री बैठा करते थे, तो आप लोगों को तो वहां बैठना चाहिए। और दोनों मंत्री नए थे। लास्ट गवर्नमेंट में के लोग कहाँ बैठते थे? नीचे ही बैठते थे। ठीक है।
सब लोग मंत्रालय बोलते हैं, नीचे वाली लग्जरी बिल्डिंग वो मंत्रालय कहलाई जाती है, यानी कि वहाँ मंत्री बैठते हैं। तो 24 मंत्री जब पहले हुआ करते थे, जब रिस्ट्रिक्शन नहीं थी मंत्रियों पे कि कितने मंत्री बनाने हैं, तो तब 24 मंत्री भी रहे हैं। पहले स्टेट मिनिस्टर हुआ करते, तब तो स्टेट मिनिस्टर होते नहीं, अब तो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो वो लोग भी वहाँ बैठते थे जी। फिर वो सीपीएस क्या होता है? सीपीएस चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी, वो तो एक इस तरह से है कि किसी को एडजस्ट करने, किसी को जो ना फायदा पहुंचाने के लिए बना दिए जाते हैं। अच्छा। तो वो 2 मंत्री जब वहाँ बैठे तो उन्होंने फिर तोड़ फोड़ करवाई और 50-50 लाख की एक मंत्री रेनोवेशन वर्क करा रहा था। तो वो चीज़ हमने बताई कि गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन मंत्री के बारे में मैंने बोला, तो एक दिन मेरा उनसे मिलना हो गया। हाँ, तो सामने से आए, तो हमने तो बोला था कि भाई इतनी रेनोवेशन का, तो मैंने नमस्कार किया। नाम नहीं लिया था पर आपने? नाम नहीं लिया था। ठीक है, तो अभी भी नाम नहीं लूंगा। मत लीजिए। तो मैंने नमस्कार किया, मैं कहा नमस्कार महोदय, और प्रधान जी कैसे हैं आप? मैं कहा जी बहुत बढ़िया हूँ। बात वार्ता हुई कुछ, फिर बाद में मैं कहा थोड़ी गलती फलती होगी हो अनजाने में, तो मैं कहा साहब माफ कर दें। बोला नहीं प्रधान जी कमाल करते हैं आप, ये सब तो राजनीति में चलता है। आप कहते कल आइएगा, हम कल चाय पियेंगे साथ बैठ के। मैं कहा ठीक है जी, कल आ जाएंगे। तो मतलब उनकी महानता देखो, भले ही वो उम्र में कम है, मेरे से तो कम है ही है, वैसे भी बहुत यंग है जिनके बारे में, पर उनकी महानता देखिए। अब लोग लग जाएंगे अपना अपना एस्टिमेट लगाने कौन कि भाई मुझे लगता है बहुत आगे तक जाएंगे वो मंत्री, जिनके बारे में हमने बोला भी था कि भी रेनोवेशन करा रहे। उनकी ये मेरे से इस तरह से वो मुझे मिले और इस तरह से उन्होंने मेरे को ऑफर की भी। लेकिन हमने ये सोच रखा था, जब हमारे मतभेद थे, हम ना तो कि मैं आपको इसके बता देता चाहता हूँ कि हम किसी भी राजनीति से नहीं जुड़े। देखो अभी जो प्रकरण हुआ कई सत्ता पक्ष के विपक्ष की, हम मेरे से उन्होंने कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन मैंने किसी का नहीं बात सुनी। अच्छा। और इन दौरान हम किसी भी मंत्री से नहीं मिले, ना हमने बात की, किसी भी एमएलए से हमने बात नहीं की। इस दौरान हम नहीं चाहते थे कि इसमें राजनीति है। दूसरा जो सेक्टर है वो टेलीफोन अलाउंस 20,000, बड़ा शॉकिंग सा लगा था ऑनेस्टली बताऊं। हाँ, कि 20,000 रुपए मंत्री को टेलीफोन अलाउंस, मंत्री के एमएलए को भी रहता है। एमएलए को 15,000 रुपए कितना महीने का। कितना डिफरेंस हो तो गया? मैंने यही कहा कि 500 का कोई भी नेटवर्क आप ले लो, रात दिन आप बात करो, 500 में हो जाती है। क्यों तुम 20,000 15,000? पर ये बात फिर आप बोलते हैं आर्थिक स्थिति खराब है। अच्छा, पर ये बात तो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अप्लाई होती है। दोनों के लिए भाई, तभी तो आप देखो इतना बड़ा एजिटेशन हुआ। 68 के 7 एमएलए चुप बैठे हैं। उन्हें तो ये लगता है कि शायद उनको वोट ही नहीं चाहिए कर्मचारियों के। कोई नहीं बोला हमारे पेपर में। क्यों बोलेगा? विपक्ष वाले बंदे भी क्यों बोलेंगे? और मुद्दे पे तो बोलते हैं डीए चाहिए हमारे को, एरियर चाहिए हमारे को, और हमारी मांग। कोई नहीं बोल रहा है जी। उनको तो ऐसा लगता है कि बस आगे शायद हमने तो आना ही है, कोई नहीं बोल रहा। पर संजीव जी, आपके दिमाग में ये वाली चीज कहाँ से आई कि इस बारे में बात करनी चाहिए? क्योंकि ये ऐसी चीज है कि किसी ने भी सोचा भी नहीं था यार। नहीं, देखिए ना सर, मैंने पहले भी कहा ना, सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं होता है। हर वो शख्स मरा हुआ है जो सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल सकता है। तो मैंने सही को सही बोला, गलत को गलत बोला। उसके फिर परिणाम भी आपको परिणाम भुगतना। पर मैं आज भी कहता हूँ मेरे साथ ऊपर वाला है। मेरी कोई वो नहीं था, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, ना मंत्री महोदयों से, ना माननीय मुख्यमंत्री, चलो वो तो है ही नहीं। पर जो सच्चाई थी मुझे बयान करनी पड़ी। अब जब स्टेज पे कोई आदमी जाता है, पहले मैंने एक डायलॉग होता है कि अगर गाली दोगे तो ही ताली मिलेगी। जो ट्रेड यूनियनिज्म है, एक ये फंडा रहता है कि गाली दोगे तो ही ताली मिलेगी। पर हमने तो गाली भी नहीं दी, क्योंकि हमने वो दौर देखा है सर जब पुतले फूके जाते थे। देखो ना, शांता कुमार जी ने कहा है, आदरणीय शांता कुमार जी ने, कि हिमाचल की जो राजनीति है वो कर्मचारी पे टिकी है। अब मैं तो बड़ा मान सम्मान करता हूँ उनको। अब हाल क्या थे जी, किसी ने मेरे को कहा, कहते जी माननीय मुख्यमंत्री जो शांता कुमार जी थे, उन्होंने पंगा ले लिया कर्मचारी से। उसके बाद जो है ना उनको सचिवालय के दर्शन दूरदर्शन पे ही करने पड़े। ये बात थी। लेकिन मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो अपने असूल के पक्के थे। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आप अभी भी एक गवर्नमेंट जॉब पे हो और आप अध्यक्ष भी हो एक कर्मचारी यूनियन के, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज करना। हाँ, प्रेशर झेलना बड़ा मुश्किल, लोगों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है टैकल करना। कहते हैं ना, आप 10 चीजें किसी के काम करवा दो, अगर 11वां नहीं किया तो लोग नाराज हो जाते हैं। वही चीज अभी है, माननीय मुख्यमंत्री या जो भी सरकार होती है कर्मचारी को देती है, अगर एक चीज नहीं दी तो फिर कर्मचारी भड़क जाते हैं। आप 100 अच्छाइयां कर लो, एक जैसे आप कुछ गलत करते हो तो फिर वो गलत चीज ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। ऐसा हमने बड़े काम किए लोगों के, पिछली गवर्नमेंट में है, जयराम जी के टाइम में। देखिए पहले क्या है कि सीनियर असिस्टेंट 10 साल में हुआ करते थे, लेकिन हमने
मांग रखी कि 7 साल में होना चाहिए सीनियर, यानी कि 3 साल पहले, तो लाखों रुपए का फायदा हुआ लोगों को। अब आज भी अब 7 साल में सीनियर असिस्टेंट बनता है। एक सीनियर असिस्टेंट ऐसी पोस्ट है, प्रमोशन है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। 8-9 हज़ार रुपए का पर मंथ फायदा होता है। अब आप सोचो, लाइफ लॉन्ग लाखों रुपए का एक आदमी को हमने फायदा पहुंचाया है। इसी तरह और जैसे सेक्रेटरीट अलाउंस था, हमने पंजाब में जाके लड़ाई लड़ी, उसको सेक्रेटरीट पे दिलवाया, वहां पे भी लड़ाई लड़ी। पंजाब गवर्नमेंट ने सेक्रेटरीट अलाउंस कर दिया था। सेक्रेटरीट अलाउंस करने से क्या होता है, जो उस पर जो है ना डीए नहीं मिलता है, वो क्योंकि पहले वो सेक्रेटरीट पे थी, हमने वहाँ लड़ाई लड़ी कि नहीं ये सेक्रेटरीट पे होनी चाहिए, पंजाब में वालों को करनी पड़ी। हाँ, और उसके बाद हमने यहाँ पे करवाई। इसी तरह जो एनपीएस है, तो ओपीएस के लिए हमने भी लड़ाई लड़ी। ये अलग बात कि हम सड़कों पे नहीं आए, क्योंकि सचिवालय के लोग सड़कों पे नहीं आते हैं, पर हमने पंजाब में जाके भी लड़ाई लड़ी। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम जी से मिलते रहे, उन्होंने आश्वासन दिया। जो क्रैंक कॉन्ट्रैक्ट है, पहले 8 साल का हुआ करता था, फिर 5 साल का, 5 से जब 3 हुआ तब भी हमने लड़ाई लड़ी, 3 से जब 2 हुआ पिछली बार तब भी आदरणीय श्री जयराम जी ने किया था, तब भी हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन हम जो लड़ाई तब लड़ते थे वो मिल के करते थे कि माननीय मुख्यमंत्री ऊपर दबाव डालिए, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलिए, चीफ सेक्रेटरी से मिलिए। लेकिन जो हमारा दबाव होता था उसका बहुत प्रेशर पड़ता था इन पे, पर हम बाहर सड़कों पे नहीं आते थे। ये तो पहली बार हुआ कि सचिवालय वालों को पहले बाहर आना पड़ा। तो बेसिकली आपको लाइटली ले लिया गया, मुझे ऐसा लग रहा है करंट गवर्नमेंट के द्वारा पहले। हाँ, वो शायद इसीलिए भी ले लिएगा होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भाई हमारे ऊपर थोड़ा आसान तो था ही, पर मुझे वो आसान एक तरफ रखना पड़ा। उस चीज की रिस्पेक्ट अपनी अलग जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले क्या हुआ करता था, जब सचिवालय बाहर आता था, एक बार प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स लगा दिए। स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे। अच्छा। उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स लगा दिए 50 रुपए कर्मचारी पे, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों पे। और हमने बोला कि हम प्रोफेशनल थोड़ी, काहे को प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है वकील प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर, उनसे आप 50 रुपए या जो भी आपने 100 रुपए 150 लेना लगाओ। तो हमने बाहर रोष रैली की। जैसे ये भी रोष रैली की थी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो शायद तब वाइस प्रेसिडेंट था, उसी टाइम उनके जो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी थे और उनके जो एडवाइजर थे, उन्होंने उसी टाइम बुलाया और हमारे को पेश कर दिया मुख्यमंत्री के सामने। तो वो पूछने क्या है भी, तो हमने कहा जी ऐसी सी बात है, इसलिए हम बाहर आए। तो उन्होंने उसी टाइम आदेश दिए चीफ सेक्रेटरी को, वापस लो आदेश, वापस हो गए। तो मतलब आगे तक बढ़ता ही नहीं थी। तो इस बार ये पहली बार हुआ कि भाई हम लोग बाहर निकले, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो नहीं निकले तो फिर बोलना तो था ही कुछ ना कुछ फिर बाहर। और जो बोलना था, अगर आप दिल से बोलोगे और सच्चाई बोलोगे तो वो दूसरे के दिल में लगती है। हुआ भी क्या, हमने सच्चाई बोली और दिल से बोली, जो भी बोलो दूसरे दिल में छू गई। नहीं, पर आपने ऐसी ऐसी बातें लोगों के सामने जग जाहिर कर दी जो जिनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि ये डिमोलिशन हो रही है, यहाँ पे रिनोवेशन हो रही है, ये मोबाइल का बिल इस तरीके से है, और 1-2 चीजें और भी थी। चीजें फैक्चुअल होंगी, बट लोगों को पता ही नहीं था। नहीं उपदेश जी, एक बात बताऊं आपको। हाँ। सचिवालय वालों को सबको पता होता है क्या है, और तो आम जनता भी देखती थी। मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब जो आम जनता है, गांव में दूर गांव में बैठी हुई आम जनता, उनको नहीं मालूम था। लेकिन सचिवालय वालों को या और एम्प्लॉय सबको मालूम होता था। हाँ। लेकिन कोई हिम्मत नहीं की आज तक किसी ने। हाँ। कर्मचारी और जो कर्मचारी, उनको भी मालूम था, क्यों वो भी तो सचिवालय आते हैं। पीपल आर वंडरिंग कि अभी तो इन्होंने 2-4 चीजें बोली है, और पता नहीं कितनी सारी चीजें होंगी जो ये अपने अंदर ही दबा गए होंगे। इन जनरल चलो शांत हो गया मामला। हाँ। तो हो गया। हाँ। तो इसीलिए तो जो पहले जो होते थे, जो एडवाइजर वगैरह हुआ करते थे पहले मुख्यमंत्री के, है ना जी, जो सरकार में, वो उनको सब पता होता कि भाई सचिवालय वालों के साथ पंगा मत लो। एक बार शांता कुमार जी ने खुद कहा था कि मैं सारे प्रदेश के कर्मचारी झुक गए मेरे सामने, लेकिन सचिवालय कर्मचारी के सामने मेरे को भी झुकना पड़ा। कहते हैं ना, वो जो दाई होती है उससे पेट नहीं छुपाया जाता है। तो ये बात है सर। तो इन्होंने, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे मैंने कहा, ये जो परिस्थिति आई, कहते हैं कि जो सचिवालय जो कर्मचारी होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन जो सचिवालय का कर्मचारी होता है वो तो सरकार का दिल होता है। अभी क्या हुआ कि रीढ़ की हड्डी में गैप आना शुरू हो गया। पहला गैप कहाँ से हुआ, जो रेगुलर होते थे कॉन्ट्रैक्ट वाले, पहले वो साल में 2 बार होते थे। उसके लिए जैसे हमने लड़ाई लड़ी है, 3 साल से हमने 2 साल कराया कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, अब 2 साल में रेगुलर होते हैं। और 2 साल में जब रेगुलर होता है, साल में 2 बार होते हैं। लेकिन इन्होंने सबसे पहले एक नोटिफिकेशन निकाल दी दिसंबर 23 में कि भाई 1 बार ही होएगा। उससे क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो 2 साल में हो रहे हैं रेगुलर, कुछ लोग 2 साल 11 महीने में हो रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है ना ये। तो वो लोग बेचारे लड़ रहे थे, वहां भी कर्मचारियों के बीच की गैप आना शुरू हो गया, है ना। तो इसी तरह और कई मुद्दे थे
जिससे कर्मचारी दूर होते गए, डीए नहीं समय पे मिल रहा है, एरिया नहीं मिल रहा है। अब रही बात दिल की, जो सचिवालय के कर्मचारी, तो हमारे ऊपर भी जो ना वो हमारे जो धड़कने तेज होने लगी। अब इनके पास अगर स्पेशलिस्ट होता है ना, कार्डियोलॉजी का स्पेशलिस्ट, तो धड़कने हमारी पहले ही शांत करा सकते थे। वैसे कोई स्पाइन स्पेशलिस्ट होता तो ये गैप ना आना देते। अब स्पेशलिस्ट की कमी थी, तो ये सब जो फिर हुआ। ऊपर से जब अगर संवाद ना हो, वार्तालाप ना हो, तो चीजें बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी। अगर वो आपके साथ वार्तालाप हो, जो चीजें होती वो सेटल हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सेटल करने वाला था बीच का, जो कड़ी बन सके, पुल का काम करे। तो ये चीजें फिर बढ़ती गई और अंजाम ये हुआ। इस बात में कितनी सच्चाई है? लोग कहते हैं कि आप राजा साहब के बहुत ज्यादा करीब थे, उस तरफ से आप ज्यादा मोटिवेटेड हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब राज साहब माननीय मुख्यमंत्री थे, मैं तो शायद जब प्रेसिडेंट बना तो मैं तो शायद 6 महीने रहा उनके काल में, कार्यकाल में प्रेसिडेंट। वो तो मेरा नाम भी नहीं जानते थे, मैं सच कहूं तो। राज साहब, उनको ये पता था कि एक निर्मण का लड़का है। वो भी कैसे जानते थे? एक बार 2014 की बात है शायद, सरकार बनी थी, तो एक मंत्री थे उनके, तो उन्होंने उन पर दबाव डाला कि मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए गाड़ी। मैंने शायद अपनी स्पीच में भी कहा था। तो फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली गई। हम जो हमारे वहाँ पे कर्मचारी 2012 में कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे, तो हमारी डिमांड की थी इनको सेक्रेटरी अलाउंस दे दिया जाए, पे दे दिया जाए अलाउंस, 100-150 रुपया, ज़्यादा नहीं। एक पेन ड्राइव चाहते थे हम लोग कि हमारे को पेन ड्राइव दिए जाते। तो उसमें मुझे लगता है सारा ही जो खर्चा था 7-8 लाख का था, ज़्यादा नहीं था कोई। तो हमने रोष रैली की उसके लिए। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट था शायद, हाँ 2014 में। तो मैंने भाषण तो थोड़ा आ ही जाता था भाषण देना। हालांकि मेरे जो प्रेसिडेंट है वो मेरे को बोलते थी तू भाई ज़्यादा ना बोला करियो, पर मैं बोल देता, मैं सच्चाई बोलता था। मेरे आज भी बोल रहा, मैं सच्चाई बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ, और वही लोगों को अपील कर जाती है और लोगों को पसंद आती है। तो मैंने उस दिन बोल दिया। मैं कहा क्या जरूरत थी 24 लाख फॉर्च्यूनर लेने की? जब तब जो है नए नए मोदी जी उभरे थे 2014 में, 13-14 में। तो मैं कहा जब मोदी जी स्कॉर्पियो, हाँ स्कॉर्पियो में घूम सकते हैं, 9 लाख की स्कॉर्पियो घूम सकते हैं, और श्रीमती सोनिया गांधी जी 12 लाख की टाटा सफारी में घूम सकती है, तो इनको 24 लाख गाड़ी लेने की क्या जरूरत है? इनको भी मैं कहा 9 लाख की टाटा स्कॉर्पियो ले लेती, और जो 15 लाख है उससे मैं कहा मेरे कर्मचारी को जो सेक्रेटरी पे वो मिल जाया करती इससे। तो ये वीडियो बड़ा वायरल हो गया। मैंने भी देखा, शाम को जब घर गया तो टीवी पे आ रहा, तब चैनल 9 लोकल चैनल हुआ करते थे, ज़्यादा चैनल नहीं हुआ करते थे। ये बात जो है कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राज साहब ने, उन्होंने भी देख लिया, ऊपर से वो मंत्री महोदय ने देख लिया। तो राज साहब के पास जो है और मंत्री भी आने शुरू हो गए थे बीच में कि हमारे को भी गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, आपने उनके लिए हमारे को भी। दूसरे बोले ट्राइबल वाले, मैं भी तो हूँ जी, ऊपर से डिप्टी स्पीकर थे शायद एक और ट्राइबल से। फिर और मंत्री बोले हमारे भी तो रिमोट एरिया, हमारे को भी फॉर्च्यूनर दो। तो जब ये बात फैली तो उन्होंने बुलाया कि कौन आदमी है ये जो इस तरह की बात कर रहा है? कहते प्रधान है यहाँ का। बोले जी प्रधान तो है नहीं। कहते फिर कौन है? बोले जी कैसा सा लड़का है। कहते पेश करो उसको मेरे सामने 3 बजे। और मेरे को मैसेज आया तो मेरे पहले तो एसोसिएशन वाले बोले यार, कहते मैंने हमने बोला ना, कहते आप यार संजीव जी बस बोल देते हैं। तो मैं कहा ये बोल तो देता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं गया। फिर आलू वाली जी के पास गया, आलू वाली जी बोलने लगे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। कहते शर्मा जी क्या बोल दिया आपने? मैं कहा जी मैंने गलत बोला कुछ। मैं कहा जो बोला वो तो सच्चाई है, दे दो ना हमारे को। मैं कहा मेरे कर्मचारी को दे दो सेक्रेटरी पे अलाउंस और पेन ड्राइव दे, छोटी सी डिमांड है। कहते अब आप जाओ अंदर। मैं कहा ठीक है जी, चले जाऊंगा अंदर। और डरना शुरू हो गया। अब राज साहब का और ही बहुत था। तो जैसे ही मैं अंदर गया और उन्होंने बैठने के लिए बोला, साथ में बोली कोई नहीं रहेगा अंदर, सारे बाहर जाओ। तो राज साहब ने जैसे ही बैठा था वो टेबल से आगे आए, कहते तुमने ना बहुत ठीक बोला। मैं थोड़ी देर के लिए सुन हो गई, मैं क्या बोल रहे? मैं कहा सर क्या बोला? कहते ठीक बोला तुमने, 24 लाख की गाड़ी। कहते जितने भी है ना ये लोग सारे मेरे पास आ गए थे वो गाड़ी लेने की। कौन सी गाड़ी? मैं कहा फॉर्च्यूनर। हाँ कि हमारे को 2 फॉर्च्यूनर, हमारे को 2 फॉर्च्यूनर। कहते अब कोई नहीं आएगा कहते मेरे पास। और मैं इतना खुश हो गया ना सर, आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे ही मैं बाहर गया ना, वो लोग सोच रहे कि ये तो भाई इसकी तो आज हालत खराब हो। मैं हंसते हंसते बाहर गया तो सारे लोग बाहर हो, बोले कि हुआ क्या? अब मैं कहा कुछ नहीं हुआ भैया। तो मैं इतना खुश हुआ कि देखो अगर सच्चाई बोली जाए तो उसका कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ी चंद क्षणों के लिए आपको डर लग सकता है, हो सकता है बाद में जीत जो है ना सच्चाई की होती है। तो वो भी एक तरह से मेरी जीत थी कि मैंने सच्चाई बोली थी लोगों के सामने, और उसका फायदा क्या हुआ?
किसी को गाड़ी नहीं मिली, ना किसी ने मांगी उसके बाद, कि ये कर्मचारी तो इस तरह से बाहर जो है नंगा कर देते हैं अगर 24 लाख की गाड़ी लेंगे। राजा साहब के पास खुद कौन सी गाड़ी थी उस टाइम? उनके पास मुझे लगता है 16 मतलब छोटी गाड़ी थी, 14-15 लाख की गाड़ी थी, 16 लाख की गाड़ी थी। सीएम के पास फॉर्च्यूनर नहीं है और मतलब मंत्री के पास फॉर्च्यूनर है उस टाइम। उन्होंने कहा मुझे ड्राइव, उस चक्कर में जो वो मंत्री थे वो अभी भी मंत्री है क्या? अभी नहीं है मंत्री। अच्छा, अभी नहीं है, मतलब कोई पुराना ही मंत्री। हाँ, जो 12 से 17 तक रहे मंत्री जी ट्राइबल के, समझ गया हूँ। चलिए, मैं ये कह रहा था, राजा साहब के साथ आपने काम किया है, क्या खास बात लगती थी उनकी आपको? उनका ना एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत पकड़ थी, नंबर 1। नंबर 2, जब उनके पास फाइल जाती थी, वो जो बाबू की नोटिंग होती थी वो उसको देखते थे, बाबू की नोटिंग कि बाबू ने क्या लिखा है, वो पूरा थॉरोली पढ़ते थे सर। ये हमने देखा, वो लोग वो बड़े बाबू थे, देखा जाए मुख्य सचिव को भी बड़ा बाबू बोलते ना, वो बड़े बाबू के बड़े बाबू थे। ये खासियत होती जो हम उनको देखते थे। गुस्से वाले थे बहुत। एक बात बताऊं उनकी, जिन पे उन्होंने गुस्सा किया ना तो समझो वो काम हो गया। हमने कई इंस्टांस देखे हैं। कोई एक बार तो हम भी लाइन में लगे थे, हमारे से आगे एक लेडी आ गई, उसने कहा जी मैं ट्रांसफर के लिए आई, कहते कितना टाइम हो तुम्हारे को, बोले अभी तो 2 ही महीने। और उस पर वो पूरी तरह से बढ़ गई, पर उसने अभी बोलना शुरू ही किया था कि मेरी ये दिक्कत है, और वो बढ़ गई पूरी तरह से, और उसको बाहर चलेगी, उसको निकाल दिया। जब ये हमारी बारी आती थी, मतलब 4-5 मिनट के बाद, वो बोलते अपने सिक्योरिटी वाले को कि तो उस लेडी को बुला के लाओ। हम फिर परेशान, यार क्यों अब ऐसा बोल रहे हैं, उसको बुलाओ और उसका काम कर दो। यानी कि जिन पे वो भड़कते थे ना, वो समझो काम हो गया। वो फिर उनको ऐसा लगता था अंदर से कि यार मैंने किसी का दिल दुखाया है। अच्छा, हाँ जी। जयराम जी के बारे में भी है, वो भी देखो बहुत ही सरल आदमी हैं, वो भी, उनसे काम कराना तो बड़ा आसान रहा है। जयराम जी से काम कराना बहुत आसान है। हमने ऐसे काम कराए, जैसे वो 7 साल वाला है, कॉन्ट्रैक्ट वाला है, ये हमने करवाए हैं। इसी तरह एक हमारी ब्रांच हुआ करती थी, आरडी ब्रांच, वो 32 साल से एक ब्रांच सिर्फ, वो सुमटी में हुआ करती थी जी। सुमटी में एक ब्रांच, यानी कि किसी को अगर सचिवालय में सजा देनी हो ना, जैसे कर्मचारी होते हैं ना, किसी को सजा देनी, उसको कहीं डोडरा अखबार फेंक देते हैं या पांगी फेंक देते थे, तो वैसे ही हमारा होता था सचिवालय में, अगर किसी को सजा देनी हो उसको सुमटी फेंक दो सचिवालय से बाहर। वो ब्रांच वहां होती थी। लेकिन मैंने वो ब्रांच 32 साल पुरानी डिमांड थी, आदरणीय जयराम जी के उनके सौजन्य से, उनके आशीर्वाद से वो ब्रांच हमने सचिवालय में लाई है। आज आरडी ब्रांच बोलते हैं उसको, रूरल डेवलपमेंट ब्रांच, आज वो सचिवालय में। तो ये काम भी हमने उनसे करवाए। और करंट मुख्यमंत्री की खास बात भी बताई दीजिए फिर। मुख्यमंत्री जी देखो ना, हमने तो कहा था जब उनकी वो सेरेमनी थी कि वो तो सरल और सादगी के प्रतीक हैं। आज इस ऐतिहासिक पेड़ के नीचे मंच पे विराजमान सरल एवं सादगी से भरपूर परम श्रद्धेय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, एक आम कर्मचारी का बेटा कर्मचारी के समारोह में मुख्यमंत्री बन के आया है। आज प्रदेश की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो जमीन से जुड़ा है, जो गरीबों का दर्द समझता है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री कम मुख्य सेवक ज्यादा लगता है। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने 6 रुपए 25 पैसे से अपनी कमाई शुरू की थी और अपनी पूरी खून पसीने की कमाई प्रदेश के लिए समर्पित कर दी थी, है ना, कि वे कहां से उठे हैं और एक कर्मचारी के बेटे हैं। पर कर्मचारी का बेटा कर्मचारियों की बात नहीं सुन रहा है, ये चीज कुछ समझ में नहीं आती। नहीं, मुझे वही तो लगता है कहीं ना कहीं संवाद में भी थोड़ा वो है कि संवाद नहीं हो पा रहा था उनके साथ। बीच में कुछ ऐसी कड़ियां थी, हाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर मैं आज भी देखो, मैं बेपाक बोलता हूँ, कहीं ना कहीं टीम नहीं मिली। अच्छा, जो उनके अराउंड लोग हैं, अच्छी टीम नहीं मिली। ये बात मैं ऑनेस्टली बताऊं, बड़े लोगों ने ये बात बोली। हम तो तभी तो बोल रहा हूँ, मैं मतलब ऐसे इसको वैसे नहीं कर रहा, पर बहुत लोग ये बात बोलते हैं। इस बात का रीजन क्या है? आप तो वहीं बैठते हो, आपको पता होगा। नहीं मिली ना उनको। अगर एक अच्छी टीम होती, मैंने कहा ना, अगर स्पेशलिस्ट होता, ना तो स्पाइन में गया पाता, ना ही सचिवालय की धड़कनें तेज होती। वो पहले ही भांप लेता कि देखिए भी बीपीआई हो रहा है सचिवालय वाला का, जो दिल है, इससे पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़े या ज्यादा धड़कना शुरू करे, इसको पहले ही जो ना कोई दवा दे दो, उसको शांत कर दो। स्पाइन में गैप बढ़ रहा है, पहले भी एक्सरसाइज बता दो, उसको शांति, गैप को कम कर दो। तो उसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, अच्छे एडवाइजर होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं मिला। मैं तो बहुत अच्छा उनका, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था और मेरे ऊपर तो बहुत आशीर्वाद था उनका, पर परिस्थिति ऐसी बन गई।
और जब उनसे संवाद होगा, वार्तालाप होगी तो करूंगा। पर अब तो गैप बहुत ज्यादा नहीं पड़ गया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है संवाद गैप हो पाएगा? नहीं होगा, संवाद क्यों नहीं होगा, करना पड़ेगा। देखो हम तो वो हमारे मुखिया हैं, अब वो लड़ाई तो घर में भी होती है, ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना, अब वो पहले तो सचिवालय के मुखिया है, प्रदेश के मुखिया तो बाद में है वो, पर अभी इस तरह की कोई हुई नहीं बात। जब हमारा ये हुआ उसके बाद अब वो टूर पे चले गए हैं, अब टूर से जब आएंगे तो करेंगे वार्तालाप उनसे। बाय द वे संवाद और उसकी बात चल रही है आजकल, मैंने सुना है कि कुछ ज्यादा अगर आप ओपनली बात कर दे रहे हो तो एफआईआर भी हो जा रही है करंट गवर्नमेंट के कुछ लोगों के द्वारा। अभी कुछ हुई है कुछ लोगों के ऊपर, इतना हम ओपनली बात तो कर रहे हैं। हाँ। चलिए देखते हैं कहाँ नहीं, एफआईआर का ऐसा किस्सा था, मेरे पास पुलिस वाले आए। आप वाला तो चल रहा है, मैंने सुना है 2-3 जगह और मीडिया हाँ, हाउसेस और पे भी एफआईआर कर दी गई पता है। नहीं, वो तो मुझे मालूम पता नहीं है मैटर मुझे भी क्या है, बट हाँ फ्री स्पीच के ऊपर बड़ा वो भी नहीं, चल ये रहा तो फंडामेंटल राइट है जी, राइट टू स्पीक। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि हाँ, आप बिल्कुल, जस्ट बिल्कुल। बिकॉज कि आपकी सरकार हाँ जी, की हाँ कोई जी। आलोचना करता है, हाँ, हाँ। आप उसके ऊपर एफआईआर तो नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पर हो रहा है यहाँ, अब मालूम नहीं मुझे इसके बारे क्यों हो रहा है पता नहीं। में, नहीं मुझे मालूम ही नहीं है इसके बारे में, चलिए ना मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, हम जाएंगे भी नहीं, बड़े इन जनरल में बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए, आपने बहुत सारे मंत्रियों को देखा है अपने पूरे कार्यकाल में, बहुत सारे एमएलएज को देखा है, चीफ मिनिस्टर को भी देखा है, क्या वो चीज़ है जो एक मंत्री को सक्सेसफुल बनाती है या एमएलए को सक्सेसफुल बनाती है, और क्या वो चीज़ है जो नीचे ले जाती है उसको? देखो जी, जो मंत्री बनता है वही डाउन होगा जो लोगों के साथ नहीं जुड़ा रहेगा, जो अपनी ईगो ऊपर रखेगा। बड़े बड़े मंत्री देखे हमने, लेकिन जब उनमें अहम आ जाता ना, तो ये जो जनता है ना, ये सब फिर अहम अहंकार सब तोड़ के रख देती। अगर कोई अच्छे से काम करे वो तो हार ही नहीं सकता कभी। ऐसे हैं मंत्री हमारे, आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी देखो, कभी हारे नहीं, मंत्री रहे, कभी नहीं हारे मंत्री होते हुए। और कई बड़े बड़े मंत्री हार जाते हैं, क्यों? एक तो आम जनता से जो है ना दूरी बना देते हैं। आम जनता से दूरी कैसे बनती है? जब आप उनके साथ नहीं रहोगे, उनकी जरूरतों को नहीं समझेंगे, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो आपकी आशा या आकांक्षाएं हैं, उन पे आप खरे नहीं उतरोगे तो फिर तो होगा ही ऐसा। मंत्री जब कोई बन जाता है तो ऑब्वियसली बहुत सारे कार्यभार हो जाता है, ठीक है, तो अपने अराउंड कुछ लोगों को रखा जाता है, पहले भी रहते हैं, ठीक है, जो ये कॉमन लोगों के साथ वार्तालाप का एक जरिया होता है, वो यही लोग होते हैं ऐसा? बिल्कुल। और जो सिलेक्शन जब इन लोगों की सही नहीं होती है तो वो भी एक रीजन होता है? ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है। जब मंत्री बनता है, जो उसका स्टाफ होता है ना जी, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो फिर उस मंत्री का जो है ना जाना तय होता है। क्योंकि जैसे कोई आम आदमी आपके पास आ रहा है, आप मंत्री हैं, आपका जो स्टाफ है और आम आदमी आपके पास आ रहा है ना, अगर आपका स्टाफ वो आपसे मिलने ना दे मंत्री से, है ना, तो क्या होगा? तो जब वो बाहर जाएगा, अपने गांव जाएगा, तो लोगों को बोलेगा देखो जी मैं तो गया था मंत्री जी से मिलने, वहां तो मिलने तक का टाइम नहीं दिया। गलती किसकी है? मंत्री महोदय की नहीं है, उनको तो मालूम ही नहीं होगा कि मेरे से मिलने कोई आया था मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट। गलती है उस प्राइवेट सेक्रेटरी की या उसके इर्द गिर्द जो उनके एडवाइजर है या ओएसडी है उनकी है। तो इसीलिए वो भी बहुत डिपेंड करता है कि एक टीम, अच्छी टीम होना बहुत जरूरी है। ऐसे इसका चयन जो है ना मंत्री को देखना चाहिए कि मुझे कैसे लोगों को साथ रखना है, कौन मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी होना चाहिए, कौन मेरा ओएसडी होना चाहिए। ऐसे केसेस देखे हैं आपने? बहुत देखे हैं सर, बहुत देखे हमने। अब मैं वापस चले जाता हूँ, एक मंत्री महोदय हैं जिनके बारे में आपने जिक्र किया, उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब वो एमएलए थे तो मेरे पास आए, बल्कि हमने चाय पी। देखिए हमारे जो है, अब भी मैं कह देना चाहता हूँ, हमारे मतभेद जरूर है, मनभेद नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अगर कभी उनका मेरे सामने होगा तो मैं नमस्कार करूंगा, बोलूंगा चलो, अगर बात करना चाहेंगे तो अच्छी बात करेंगे कि हो गया, जो हुआ सो हुआ। अब कैसे ये प्रकरण हुआ, क्योंकि मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर भी प्रेशर था तब। जैसे मैंने कहा था ना कि 22 को मुझे नरेश चौहान जी ने बुलाया, तो उनको मैंने सारी वार्ता बताई कि मैं मेरे अंदर कोई अपशब्द नहीं कहे, बोले नहीं कहे आपने तो, लेकिन कुछ लोगों ने कहे। मैं कहा हो गई, है ना, तो बोला ठीक है मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, आपका ये सॉल्व कर देंगे। मैं कहा ठीक है जी। लेकिन शाम को जब उन मंत्री का बयान आया, बयान क्या था वो? बयान ये था कि जो कर्मचारी को मिल रहा है, अगर वो चाहते हैं कि वो मिलता रहे तो हमारे साथ खड़े रहें, अन्यथा हम इसमें भी कटौती कर देंगे। जो मिल रहा है मतलब सैलरी मिल रही है, वो मिलता रहे, हमारे साथ खड़े रहो, अन्यथा इसमें भी कटौती कर देंगे। अच्छा, मतलब सैलरी भी नहीं देंगे, मतलब उसमें कटौती कर लेंगे उसमें भी। तो इसमें इतने बढ़ गए, लोग बढ़ के रात को मेरे को 11 बजे तक फोन आने शुरू हो गए कि प्रधान जी ये तो बड़ा निंदनीय है, हम तो पुतला फूकेंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। दूसरे दिन 23 तारीख को जब सुबह में आया ऑफिस, तो वहाँ पे जहाँ वो पेड़ है ना, ऐतिहासिक पेड़ जहाँ हम भाषण देते हैं, चिनार वाला, हाँ, तो वहाँ पे 100-200 लोग खड़े।
मैं कहा भैया कि वो जनरल हाउस तो 1:30 बजे है, तुम लोग तो अभी खड़े हो, क्या बात है? कहते नहीं प्रधान जी, वो ड्राइवर एसोसिएशन के कुछ लोग कहते हम तो बांस के 2 डंडे ला रहे हैं, हम तो पुतला फूंकेंगे, हमने तो पहले मुख्यमंत्री के पुतले फूंके हैं, कहते है ना, ये तो मंत्री महोदय हैं। कोई बोले कहते हम तो घिराव करेंगे। इस तरह के ऊपर मेरे ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको बड़ी मुश्किल से समझाया, मैं कहा देखो ऐसा नहीं होता है कि पुतला फूंकना, एटलीस्ट मैं तो नहीं ऐसा करने वाला, मेरे को तुम सिर्फ 1:30 बजे का टाइम दो। 1:30 बजे जब हमारा जनरल हाउस होगा उसमें मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा, अगर तुम्हारे को तसल्ली फिर भी नहीं होगी तो भी करेंगे, देख लेंगे। तो हुआ क्या, जब 1:30 बजे जनरल हाउस हुआ तो इतनी तादाद में लोग, पूरे शिमला के कर्मचारी वहां पहुंचे हुए थे। कितने लोग थे? पैक था पूरा ग्राउंड, जबकि सचिवालय और हम तो 1500 लोग थे, 2000 लोग, 1500-2000 के बीच। विपक्ष के लोग तो नहीं आ गए थे बीच में? नहीं, विपक्ष के नहीं आए थे, उसमें रिटायरी भी आ गए तो कर्मचारी भी आए, क्योंकि बयान ही बड़ा निंदनीय था। तो जब मैंने स्टेज पे मेरा नाम लिया गया कि अब अध्यक्ष महोदय आएंगे, तो तालियां मारनी और सीटियां मारनी शुरू कर दी लोगों ने। तो जो मेरे अंदर भी जो जोश था, मैं सच कहूं, मैंने तो अपने जो MMO का रिप्लाई है उसमें मैंने यही कहा है कि भाई मैं तो लोगों का चेहरा पढ़ रहा था, लोगों के हाव भाव देख रहा था, जो उनके हाव भाव थे, जो उनके चेहरे पे लिखा था, मैंने तो वही बोला। मैंने अपने जवाब में भी यही कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने फिर क्या बोला, पर मेरे को ये जरूर अभी भी याद है कि मैंने कोई गाली नहीं दी, और मैंने जब बाद में अपना ये सुना तो मैंने कोई गाली नहीं दी है उसमें। प्रिविलेज मोशन क्या होता है जो आपके अगेंस्ट लाया गया है? प्रिविलेज मोशन देखिए, आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ही प्रिविलेज मोशन आया है। सच कहो तो हमें पहले मालूम नहीं था कि प्रिविलेज मोशन होता क्या है। तो जब पता चला कि प्रिविलेज मोशन एक कमेटी होती है, उसमें 6 MLA होंगे और एक चेयरमैन होंगे। जो चेयरमैन है वो डिप्टी स्पीकर हैं, जो हमारे विनय जी आजकल डिप्टी स्पीकर, वो उसके चेयरमैन है। और 6 MLA में 2 ऑपोजिशन के हैं और 4 सत्ता पक्ष के हैं। तो उनके सामने हमारे को पेश करेंगे, फिर वो देखेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, नहीं है ना। अभी तो इसमें रिपोर्ट मांगी गई है हमारे सेक्रेटरी SCD से कि भी आप इंक्वायरी करो और हमारे को रिपोर्ट भेजो। उसके बाद उनके पास पेश हो। उसमें कहते हैं जो सज़ा है, कोई बता रहा था 15 दिन की सज़ा है। अब 15 दिन की सज़ा में फिर नौकरी भी जाएगी आपकी, सब कुछ जाएगा, नौकरी जाएगी, पेंशन नहीं लगेगी, 35 साल की सर्विस है, कुछ नहीं मिलेगा, घर बैठना पड़ेगा। एक हमारे को मेमो इशू हुआ है, मेमो में भी एक्शन ले सकते हैं। अब FIR का मैंने कहा कि FIR तक कर दी गई है किसी के थ्रू। सुमन कदम है, उसने एक एप्लीकेशन दे रखी है छोटा शिमला में कि मेरे खिलाफ जो है FIR की जाए। कौन है ये मैम? मुझे मालूम नहीं कौन है, लेकिन मेरे पास पुलिस वाले आए कि जी आपके खिलाफ ऐसी एप्लीकेशन है, आपके खिलाफ FIR विद रेफरेंस टू इसी के जो मैंने मंत्री के अगेंस्ट कुछ कहा है। अच्छा, उनकी कोई मतलब उस तरफ से हुआ है? हाँ, कि आपने उनके अगेंस्ट जो बातें कही है ये गलत कही है, इससे तो भाई माहौल खराब हो सकता था, ये सब उन्होंने कोई एलिगेशन लगाए होंगे। मतलब हर तरह से हमारे को, मतलब हम भी रेडी रहे क्या FIR के लिए? नहीं, आपको FIR आपके ऊपर नहीं हो सकती है। तो वो ये सब हमने सोच रखा कि हम अपने ऊपर लेंगे, पर हमारे को इस खुशी इस बात की है कि हम जो है ना अपने कर्मचारियों पेंशनरों को कुछ ना कुछ दिलाने में कामयाब हुए। मैं आपको बात बताऊं, जब मैंने 21 और 23 तारीख को जब ये हुआ जनरल हाउस, तो होता ही है घर में माहौल फिर थोड़ा टेंस हो गया। मेरे वाइफ कहने लगे कि आपने क्या ये सब कर दिया। कहते जब इलेक्शन होते थे तो आप 15-20 दिन पहले होता क्या था, जब हमारे इलेक्शन होते हैं, नहीं सिर्फ हमारे, तो जैसे कहा कि वोटिंग होती है बाकायदा, तो कन्वेसिंग भी होती है। तो मैं क्या करता था, जब 15 दिन रहते थे इलेक्शन के लिए, तो मैं अपने कमरे में घुस जाता था, एक अलग कमरे में, और मैं फ़ोन पे लोगों से कन्वेसिंग करता था ये सब। और मेरे को वाइफ खाना वहीं पे लाती थी, वहीं खाना खाता था, लेकिन मैं हल्के में नहीं लेता हूँ कभी इलेक्शन को जी। तो अब भी ये हाल हो गया। जब 21 और 23 को किया तो मैं फिर कमरे में घुसना शुरू हो गया, लोगों से पूछने लग गया, ये सब हो गया, वो सब हो गया। तो फिर वाइफ बोले 24 तारीख की बात है, कहते आपने फिर अपने लिए टेंशन ले ली। कहते क्यों आप ऐसा करते, ये सब नेचुरली उसको लग गया पता कि भाई गड़बड़ हो गया, फैमिली भी सफर है करती है ना। हाँ, होता ही है, सफर तो कर रही थी। तो मैं कहा चल अब हो गया यार, जो भी होना था, पर मैं क्या करूँ। उसको भी मालूम था कि मेरे ऊपर प्रेशर था कि लोग मेरे को फ़ोन करते थे कि आप बाहर आओ, ये सब आओ करो, तो मेरे को तो फिर करना पड़ना था। फिर मैं आपको बात बताऊँ, 25 तारीख को संडे था, तो 25 तारीख को मैंने अपनी बेटी को डेंटिस्ट के पास ले जाना था, PCS। तो वहाँ ले गए। वापसी में एक विकास नगर में एक क्या कहते मैकेनिक की दुकान है, तो मेरे टायर में ना कुछ पंचर सा लग रहा था कि भी पंचर हो गया, इसकी हवा कुछ कम है। तो मैं उसके पास गाड़ी रोकी, खुद मैं बाहर उतर गया,
तो वाइफ फ्रंट सीट पे साथ में बैठी थी। तो जब मैं मैकेनिक के सामने खड़ा था, वो टायर देख रहा था, तो सामने एक जेंटलमैन आते हैं, वो मेरे को देखते हैं कि, और वो जैसे ही मेरे पास आए, फिर थोड़ा तेज भाग के कहते, आर यू संजीव शर्मा? मैं कहा यस सर। कहते मैं तो आपसे बात करने वाला था, मेरे पास आपका नंबर नहीं था। फिर मैं समझ गया, मैं कहा बोलिए सर। कहते मैं रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर हूँ फूड एंड सप्लाई से। मैं कहा जी फिर? कहते मेरे को इतनी खुशी हुई है जो आपने बोला। कहते हमारे साथ के मेरे यार दोस्त 3-4 लोग तो कहते भाई एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला जो हमारा एरिया रिवर है 25-25, 30-30 लाख, है ना। अब मेरे को खुशी इस बात की है कि भाई कम से कम किसी ने हमारे लिए आवाज तो उठाई। कहते अब अगर मेरी कहते मौत भी हो जाती है तो मुझे खुशी इस बात की होगी किसी ने हमारे लिए आवाज तो उठाई, और उन्होंने अपनी स्पेक्स निकाली सर, और अपने आंसू पहुंचे। और वाइफ वो सारा सीन देख रही थी कि भाई ऐसी चीज है क्या। ये देखो गूज़बम्स आ चुके हैं इस टाइम आपके ये देख लो। हाँ, तो अब मेरे साथ क्या रहता होगा, सुनो आप। तो वो भी परेशान होगी जब उनके आंसू आए कि भाई जब देखो ना कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि अब मेरी मौत हो भी जाए, मुझे खुशी इस बात की होगी किसी ने हमारे लिए आवाज उठाई। रियल इमोशंस थे ना। और जैसे फिर वो गए, उन्होंने फिर इवनिंग वॉक में जाना था, जैसे मैंने फिर गाड़ी मोड़ी तो वाइफ के पहले शब्द थे कि 3 साल के बाद तो घर जाना ही है, अगर अब 3 साल पहले भी चले जाएंगे ना तो मुझे गम नहीं होगा। हाय हाय। कहते गो हेड। 85-86 साल के मेरे पिता समान बुजुर्ग 37 और 38 डिग्री में जब हमने यहाँ पे शुरू की मुहिम, उसके बाद हमारे समर्थन के लिए ऊना में सड़कों पे उतरे अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए। मैं फिर उनको कहता था, मैं कहा देखिए जी मुझे दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। दुख इस बात का हो रहा है कि आज 85 और 90 साल की उम्र में आपको अपने हक के लिए सड़कों पे आना पड़ा, पर खुशी इस बात की अब है कि कोई तो कोई आपका आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है, आप मेरे समर्थन में आए। मुझे मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और जो मेरे को ताकत आई, हिम्मत आई, ये उन बुजुर्गों की, उन माताओं की है जिनको मेरे ऊपर विश्वास था। आप इमोशनल हो गए हैं भाई। नहीं, मैं जब उन बातों को सुनता हूँ वो मेरे अभी रिकॉल हो रही है मेरे दिमाग में, तो वो इस करके वो बातें आप मैं बता नहीं सकता हूँ। कई बहनें तो ऐसी हैं जिन्होंने अपनी गाथा मेरे को सुनाई, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या हो रहा था उनके साथ। संजीव जी एक बात बताइए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, पर अगर ये कन्विक्शन की तरफ जाती है अगर चीज प्रिविलेज मोशन वाली, क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए हमने तो न्याय की लड़ाई लड़ी है, हम तो सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अगर हो जाती, कन्विक्शन हो जाती है, सजा हो जाती है तो भुगत लेंगे सजा। पर कहीं ना कहीं दिल में ये तसल्ली है कि हम लोगों के काम आ सके, उन बुजुर्गों के काम आ सके जो 37 डिग्री में सड़कों पे उतरे थे, उनको हम राहत पहुंचा सके। वो माताएं बहनें हमारी जो इंतजार करती थी कि इस बार पहली को तनख्वाह बढ़ के आएगी, क्योंकि उन माता बहनों को भी तो अपने बच्चों की फीस देनी पड़ती है। किसी के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी की कोई ट्रेनिंग कर रहा है, उनके हमारे को फ़ोन आते थे कि बेटा ये हालत है, हम तो सोचते कब डीए मिलेगा। तो लेकिन आज हमने कहीं ना कहीं उनको राहत पहुंचाई है। सजा मिल जाए तो हम हंसते हंसते उसको भी स्वीकार कर देंगे। आगे का एजेंडा क्या है? आगे भी अपने कर्मचारी और पेंशन भाइयों के लिए लड़ते रहेंगे, जो भी उनकी मांग होगी उसको हम सरकार से उठाते रहेंगे, क्योंकि डिमांड्स तो पूरी हुई नहीं है अभी बहुत सारी डिमांड्स रहती है, बहुत सारी डिमांड्स रहती है। हम उसके लिए संघर्षरत रहेंगे। संजीव शर्मा का कुछ इरादा है पॉलिटिक्स में आने का? देखिए उपदेश जी, मुझे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछे, अभी नहीं, आज से 4 साल 5 साल पहले, लेकिन मैंने उनको कहा कि भाई मेरी तो रिजर्व है कॉन्स्टिट्यूंसी भी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं भी कर्मचारी नेता हूँ, मेरा तो एक ही मेरा परम धर्म कर्तव्य है कि मैं कर्मचारियों की, पेंशनरों की सेवा कर सकूं और निस्वार्थ से सेवा कर सकूं, निस्वार्थ से सेवा कर सकूं। और मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं मैं अपने कर्म को सही से कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य का सही से निर्वाह कर रहा हूँ। मुझे इसी में खुशी है और ऊपर वाला सफलता भी दे रहा है। एक बात बताइए, हिमाचल में 2 फ्रंट है मेजरली, बीजेपी कांग्रेस, 5 साल इसके 5 साल उसके। कभी आपको भी लगता है ऐसा कि कोई तीसरा स्ट्रॉन्ग फ्रंट भी होना चाहिए था? जैसे कि हम राजनीति के बहुत करीब रहते हैं, सत्ता के बहुत करीब रहते हैं, हमने सत्ता बड़ी करीबी से देखी है। सचिवालय में जो भी सत्ता में आते हैं, हिमाचल प्रदेश का इतिहास देखिए आप, 5 साल के लिए कांग्रेस,
अगले 5 साल के लिए बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। आज तक कभी रिपीट नहीं हुई। परमार साहब के टाइम पे शायद हुआ था। नहीं हुआ था, रिपीट नहीं हुई थी, 5 साल के लिए नहीं हुई थी आई माइट बी रॉन्ग बट ओके, मुझे नहीं मालूम, शायद हुई होगी। जहां तक जब से मैंने होश संभाला है, मुझे नहीं लगता कभी रिपीट हुई है 5 साल के लिए। ओके, मेरा ये मानना है कि भाई ये बहुत गलत ट्रेंड है। उससे क्या होता है, जैसे भी कांग्रेस है, अब जो जैसे हमने कोई मुद्दा भी उठाया था, आपने देखा 68 की 68 एमएलए, कोई नहीं बोला हमारे फेवर में, जबकि कर्मचारी और पेंशन 5 लाख हैं। 5 लाख मैंने 25 लाख वोटर है। टोटल वोटर कितने हिमाचल में? 55 लाख। वोट कास्ट कितना करते होंगे? मुझे लगता है 40 और 37-40 लाख के करीब। 25 लाख हमारे बनते हैं। हमारे को तो यूज कर रहे हैं लोग। बीजेपी वाले चुप बैठे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, सत्ता पक्ष ने कुछ नहीं बोला हमारे लिए, एक शब्द नहीं बोला। वोट हमारे से लेंगे। सब कहते हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में किसी की सरकार बनती है जिसकी तरफ कर्मचारी का झुकाव होता है, वही सरकार बनाता है। इसमें सच्चाई भी है। आज जब कर्मचारी सड़कों पे था, हमारे ऊपर इस तरह की वो वाली, कोई नहीं बोल रहा है 68 में। उनको ये लगता है कि शायद हमने तो वोट ही नहीं डाले उनको। तब मुझे लगता है कई बार कि अगर कहीं तीसरा फ्रंट होता तो उनके पास ऑप्शन होती, कर्मचारी के पास भी ऑप्शन होती। उससे क्या होना था, एक तो विकास होता, क्योंकि उनको लगता था अगर तीसरा फ्रंट होता कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो विकास करना बहुत जरूरी है ताकि हम फिर से रिपीट करें। नहीं तो क्या लग रहा है, दूसरी पार्टी सोची अगली बार तो हमने आना है, ये पार्टी सोची हमने यार 5 साल ही तो काटने हैं। ना वो विकास की तरफ से फिर उस तरफ से मेरा पर्सनल वो भी ध्यान दे पाते हैं। तो इसीलिए तीसरा फ्रंट होना बहुत जरूरी है, जहां तक मैं समझता हूँ। बेसिकली ऐसा लगता है कि कैजुअल ले लेते हैं कि ठीक है यार, 5 साल इनके आगे, 5 साल बाद हमारे पास वही जानी है। हाँ जी, वही ऐसा रहा है। अगर तीसरा फ्रंट होता तो शायद मजबूर हो जाते, विकास भी होता और इतने हल्के में न लेते, खास तौर से कर्मचारियों को। मैं ना टुवर्ड्स दी एंड एक बात कहना चाहूंगा। मेरी ना कई जर्नलिस्ट से बात हुई, उन्होंने पता क्या बोला, खुद के ऊपर वो आती है कि जो काम संजीव शर्मा जी ने किया है वो काम मीडिया का था, जो काम संजीव शर्मा और उनकी टीम कर रही है वो काम विपक्ष का था। विपक्ष चाहे कि कोई भी होता है इस टाइम पे, राइट, ये नहीं है कि बीजेपी में इस टाइम वहां पे या कोई भी है। तो जो विपक्ष का दायित्व है, विपक्ष अपना दायित्व अच्छे से नहीं निभा पा रहा है। विपक्ष ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ पे है। जो ये मीडिया वालों को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, जैसे संजीव जी ने बात निकाली फोन वाली, संजीव जी ने बात निकाली कुछ फंड की कुछ तो बात निकली थी, सत्कार भत्ता, हाँ सत्कार भत्ते की। कह रहे यार, खुद को ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं लिटरली, और मीडिया के अलावा विपक्ष क्या कर रही है, जो ट्रस्ट लोगों ने आपके ऊपर दिखाया हुआ है। पर अगर आप कुछ सांठ गांठ कर लेंगे और पीछे से जाके अपनी कुछ सेटिंग कर लेंगे, खराब मैसेज जाएगा उस चीज से। बिल्कुल। देखिए उपदेश जी, मैंने तब नहीं अपने कर्तव्य को पीछे रखा जब मैं रख सकता था। अपने फर्ज को अहमियत दी, जो मेरा परम धर्म कर्तव्य था। अगर लोगों ने मुझे चुना है, उनकी मेरे से आशाएं थी, उम्मीदें थी, तो मेरा उस फर्ज को निभाया और मैंने पूरी निष्ठा के साथ उनकी आशा उम्मीदों को पर खरा उतरने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं खरा उतरा भी हूँ। राइट। आज देखिए प्रिविलेज मोशन आया है, मेमो इशू हुए हैं और FIR के लिए एप्लीकेशन जा चुकी है। एक बात बताऊं, अगर एक छोटा सी जब हम काम करते हैं, अगर ऑफिसर एक फाइल पे एक लाइन भी कुछ लिख दे या हमारी अमेंडमेंट कर दे या हमारे कुछ लिख दे कि नहीं तुमने ड्राफ्ट ठीक नहीं लाया, तो रात को नींद नहीं आती है। छोटी सी लाइन भी अगर अधिकारी हमारे ऊपर हमारी फाइल पे लिख दे। राइट। यहाँ पे तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो प्रिविलेज मोशन कभी हुआ नहीं था, हम तब भी हंसते हंसते स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए कि भाई नहीं, हमने अपना फर्ज बड़ी ईमानदारी से निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। मेरे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को, पेंशनरों को और सचिवालय के मेरे परिवार के लोग हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि मेरे से जो बन पाएगा मैं आपके लिए जीऊंगा और जब तक नौकरी में हूं तब तक आपके प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है उनको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। The Himachali Podcast.